हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 28 और 29 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे। कल 28 अप्रैल था और कल वीडियो आया नहीं था करंट अफेयर का। क्यों नहीं आया था आपने देखा होगा, बिहार स्पेशल का कल वीडियो आया था और जनवरी 2025 बिहार स्पेशल के करंट अफेयर को कल के वीडियो में कंप्लीट किया गया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप जाके उस वीडियो को देखिएगा और बिहार स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल के वीडियो जो है अनावरत रूप से आपके बीच में आ रहे हैं। उनके पीडीएफ कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आइए मैं जानकारी दे देता हूं। साथ साथ में जो करंट अफेयर पैकेज है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने जो मासिक करंट अफेयर जो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है यूट्यूब पर, उसके लिए एक पैकेज बना रखा है। इस पैकेज में आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। इस पैकेज में एनरोल करने के बाद आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, सबसे पहले तो मैं आपको इसका मूल्य बता देता हूँ। ये पैकेज मात्र और मात्र सिर्फ 25 रुपए में है। 25 रुपए में आप इसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको डेली वीडियो क्लासेस तो मिल ही रही है यूट्यूब पर, साथ ही साथ देखा जाए तो डेली आपको क्लास पीडीएफ और पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाती है। डेली प्रिंटेबल पीडीएफ, जो क्लास पीडीएफ होती है उसका प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाता है और प्रतिदिन आपको 10 एमसीक्यू के ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाते हैं। साथ ही साथ महीने के एंड में देखा जाए तो एक फुल करंट अफेयर का टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे मंथ के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो होते हैं उनको समाहित करके एक फुल टेस्ट आपसे भी लिया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरे मासिक जो करंट अफेयर है, जितना करंट अफेयर आपने पढ़ा उसको कंपाइल करके एक पीडीएफ का फॉर्मेट, एक मासिक पत्रिका का फॉर्मेट देके हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल की करंट अफेयर की पीडीएफ और बिहार स्पेशल की करंट अफेयर की पीडीएफ जो है आपको इसी पैकेज में मिलेगा। जनवरी दोनों महीने का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर जनवरी और उत्तर प्रदेश करंट जो बिहार करंट अफेयर जनवरी 2025 है, वो दोनों पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन करना चाहते तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखा जाए तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहां व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो सारे शेयर किए जाते हैं। ठीक है, आपके कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड या कोई सेल्फ डाउट भी है तो आप इसमें आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस पैकेज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको खोलना होगा गूगल या फिर प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए घटना चक्र के नाम से, या तो आप गूगल खोलिए और SSGCP सर्च करिए। सर्च करने के बाद होम पेज खुल जाएगा और ऐसा ही हमारे आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप से भी खुल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर ले, ऐप डाउनलोड करना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर देखिए वीडियोस पर आपको जाना है। जो ये पूरा स्लॉट दिखेगा, इस स्लॉट में आपको वीडियोस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो वीडियोस पर क्लिक करने के बाद ये हमारा पूरा पैकेज आपको एक साथ दिख जाएगा। ठीक है, यहां पर आप अप्रैल महीने का पैकेज ओपन करिए। अप्रैल महीने का पैकेज ओपन करने के बाद पूरा आपको यहां पर 1 तारीख का, 1 अप्रैल का जो है पूरा सेक्शन फ्री है, डेमो के तौर पर है। आप जाइए, देखिए, पसंद आए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करिए, पीडीएफ देखिए, वीडियोस देखिए, सारी चीजें 1 अप्रैल का फ्री लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और आप जाके रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, लोगों का रिव्यू क्या है, इस जो करंट अफेयर का पैकेज है इस पैकेज को लेकर लोगों का रिव्यू क्या है, आप रिव्यू भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए कैसे ज्वाइन करना है इसको, और एक चीट कोड भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको सेल प्राइस दिख रहा है 25 रुपए। ये 25 रुपए पे मत करिएगा, आपने कोई किताब खरीद रखा है पहले से ही, ऊपर क्यूआर कोड दिया होगा, क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा, आपके वॉलेट में कुछ क्वाइन ऐड हो जाएंगे, उन क्वाइन को यहाँ पर अप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो क्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर देना। ये 25 रुपए घट के 18 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। कितना? 18 रुपए 75 पैसे हो जाएगा और इसको आप परचेज कर लेना। परचेज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे जहां से आपको डेली प्रिंटेबल पीडीएफ मिलता रहेगा। बाकी एक्सेस तो आपको ऐप पर और वेबसाइट पर मिल ही जाएगा सारी चीजों का। ठीक है, तो चलिए, ये थी छोटी सी जानकारी, देना अनिवार्य था। आप ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारा पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लगातार अनावरत रूप से, और इसकी वैधता जो है वो 1 साल की है, ये आप जाने रहिए। इसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। आप 1 अप्रैल 2025 में ज्वाइन कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2026 तक वो करंट अफेयर की वैलिडिटी आपकी बरकरार रहेगी। चलिए चर्चा करें करंट अफेयर पर। सबसे पहले देखें तो विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस 2025, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस 2025 है। इसके बारे में चर्चा कर ले। कब इसको सेलिब्रेट किया गया? तो 28 अप्रैल को। ठीक है, 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन देखा जाए तो यह दिन काम के दौरान होने वाले हादसों, बीमारियों के रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 2003 से हर साल इस दिन को मनाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो दिवस है ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? आईएलओ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है।
किसके द्वारा? ILO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और कब से मनाया जा रहा है? 2003 से हर साल मनाया जा रहा है। चलिए आगे देखें, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका थीम है स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति। क्या है? स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति, कार्यस्थल पर AI और डिजिटलीकरण की भूमिका। ठीक है, ये इसका थीम है, याद रखिएगा। वर्ष 2025 विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? इसका थीम है स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति, कार्यस्थल पर AI और डिजिटलीकरण की भूमिका। ठीक है, चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है? विश्व नृत्य दिवस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इंटरनेशनल डांस डे। जो इंटरनेशनल डांस डे है इसके बारे में चर्चा कर ले। इंटरनेशनल डांस डे हर साल 29 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन ही मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन पूरी दुनिया में नृत्य की विविधता और महत्वता को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। जो ये दिन है, इस दिन को पूरी दुनिया में नृत्य जो होता है, नृत्य की विविधता और उसकी महत्वता को सम्मान देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। इंटरनेशनल डांस डे की शुरुआत इंटरनेशनल डांस काउंसिल ने की थी। यह संगठन यूनेस्को के अंतर्गत कार्य करता है और नृत्य को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, याद रखना, ये जो इंटरनेशनल डांस काउंसिल है ना, ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? CID, शॉर्ट में इसको CID कहते हैं। CID किसके अंतर्गत कार्य करता है? CID यूनेस्को के अंतर्गत कार्य करता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आगे देखा जाए, CID ने इस दिन को 1982 में पहली बार घोषित किया था, यानी कि 1982 से हर साल देखा जाए तो 29 अप्रैल का जो दिन होता है, ठीक, 29 अप्रैल का जो दिन होता है, इसको विश्व नृत्य दिवस के रूप में या वर्ल्ड डांस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक। स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक के बारे में चर्चा कर लें। पंचकुला की 12वीं की छात्रा नेहा सिन्हा ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक का विकास किया है। यह स्टिक रडार तकनीकी का, किसका? रडार तकनीकी का उपयोग करके सामने आने वाली बाधाओं के बारे में पहले से ही अलर्ट कर देती है। यानी कि देखा जाए तो दृष्टि बाधित होते हैं, उनके लिए रडार तकनीकी पर एक ब्लाइंड स्टिक बनाने का कार्य किया है पंचकुला की। ये है, इनका नाम क्या है? नेहा सिन्हा इनका नाम है, और इनको इसके लिए अवार्ड भी मिला हुआ है। कहां पर अवार्ड मिला है? देखें तो नेहा को इस नवाचार के लिए हाल ही में जो स्टार्टअप महाकुंभ, ठीक है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। आयोजन कहां हुआ था? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और यहीं पर देखा जाए तो स्टार्टअप महाकुंभ में जो फ्यूचर प्रेन्योर चैलेंज हुआ था, फ्यूचर प्रेन्योर चैलेंज, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था नेहा सिन्हा ने। और नेहा सिन्हा का संबंध कहां से है? नेहा सिन्हा का संबंध है पंचकुला हरियाणा से। कहां से? पंचकुला हरियाणा से इनका संबंध है। ठीक है, और किस तकनीकी पर कार्य करती है? तकनीकी जरूर याद रखना, जो रेडार होता है ना, रेडार टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है ये। ठीक है, इस प्रकार से दिखता है कुछ, यहां पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखता है। चलिए आगे चर्चा करें। फ्रांस से 64,000 करोड़ में 26 राफेल मरीन खरीदेगा भारत। मरीन राफेल खरीदने के लिए फ्रांस के साथ रक्षा समझौता हुआ है। कितने राफेल खरीदे जाएंगे? 26 राफेल खरीदे जाएंगे। चर्चा कर ले। भारतीय समुद्र की पहरेदारी के लिए राफेल मरीन फाइटर जेट की बहुप्रतीक्षित डील जो है, ये 28 अप्रैल को भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षर हो गया। यहां पर हस्ताक्षर हो गया इस डील पे। चर्चा करें, करीब 64,000 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा सौदे के तहत भारत को 26 राफेल मरीन फाइटर जेट विमान मिलेंगे। इनमें से जो 22 है वो सिंगल सीटर है, और जो 4 है वो ट्विन सीटर है। ठीक है, और इनको कहां पर तैनात किया जाएगा? तो इनकी तैनाती स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर होगी। ठीक है, और ये विमान मिलने के बाद भारत के पास कितने राफेल हो जाएंगे? तो भारत के पास कुल 62 राफेल हो जाएंगे। ठीक है, भारत के पास कुल 62 राफेल हो जाएंगे। यहां पर ये जाने रहो कि ये जो राफेल है ना, ठीक है, राफेल विमान, ये राफेल विमान, इसकी कुछ खासियत जान लो। इसकी लंबाई जो होती है 50 फीट होती है, वजन लगभग 15,000 किलो होता है, और यहां पर ईंधन 11,202 किलो ईंधन इसमें भरा जा सकता है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। ठीक है, 50,000 फीट की ऊंचाई तक राफेल जा सकता है, और 1 मिनट में लगभग 18,000 मीटर तक पहुंच सकता है। ठीक है, 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। मतलब एक बार अगर ये उड़ान भरता है तो 3700 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है, जा सकता है। ठीक है, तो राफेल के बारे में। और कौन सी कंपनी बनाती है इसको?
डसाल्ट, फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट, ठीक है, फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट। चलिए आगे देखें, महत्वपूर्ण खबर आपकी परीक्षा के लिए, T20 फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी, सबसे कम उम्र में पदार्पण करने वाले बल्लेबाज भी हैं आईपीएल में। वैभव सूर्यवंशी कहां से है? बिहार से है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा कर ले पॉइंट्स की, तो राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे बिहार के वैभव सूर्यवंशी T20 फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह कीर्तिमान महज 14 साल 32 दिन की उम्र में अर्जित किया। ठीक है, यहां पर जो सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बना है वैभव सूर्यवंशी का, यह महज 14 साल 32 दिन की उम्र में इन्होंने शतक मारा है। ठीक है, आईपीएल में। अब यहां पर कुछ खासियत देख लेते हैं। आईपीएल 2025 वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया है इन्होंने। ठीक है, 35 गेंदों में शतक मारा है। उसके बाद देखा जाए तो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। आईपीएल में देखा जाए, आईपीएल का इतिहास जो है उसमें सबसे युवा, भारत की ओर से देखा जाए तो भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, वैभव सूर्यवंशी के नाम पे। सबसे युवा वाला रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात कर ले, पूरे विश्व भर में, तो दूसरा आईपीएल के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक इन्होंने लगाया है। पहला किसने लगाया है? पहला लगाया है यूनिवर्स बॉस ने। और यूनिवर्स बॉस किसको कहा जाता है? यूनिवर्स बॉस कहा जाता है क्रिस गेल को। इन्होंने महज 30 गेंद में 100 रन बनाए थे। आरसीबी की ओर से खेलते थे, जब तक खेला आरसीबी के प्रति लॉयल रहे, आरसीबी की ओर से खेलते थे। और ठीक है, देखा जाए तो सबसे तेज जो शतक बनाने का रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? आईपीएल में क्रिस गेल के नाम है। 30 गेंद में 100 रन बनाए थे। अब उसके बाद देखा जाए दूसरा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? वैभव सूर्यवंशी के नाम पर है। बिहार के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, बीपीएससी वाले खास करके। ठीक, उसके बाद देखें T20 में सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर भी यही है। T20 में सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन? वैभव सूर्यवंशी। 14 साल 32 दिन की उम्र में इन्होंने सेंचुरी लगाई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इसके पहले यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र के विजय जोल के नाम पर था। किसके? विजय जोल के नाम पर था। ठीक है, उन्होंने साल 2013 में मुंबई के खिलाफ 18 साल 118 दिन में सेंचुरी लगाई थी। विजय जोल जो है, इन्होंने मुंबई के खिलाफ आईपीएल में 18 साल 118 दिन की उम्र में सेंचुरी लगाया था। अब देखा जाए किसके नाम हो गया? वैभव सूर्यवंशी के नाम पर हो गया है। 14 साल 32 दिन की उम्र में इन्होंने सेंचुरी लगाई। शायद रिकॉर्ड टूटे, भविष्य में टूट सकता है। आगे देखें, अगली खबर क्या है? मलयालम फिल्म निर्माता साजी एन करुण का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये है साजी एन करुण, बहुत महत्वपूर्ण नाम है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चर्चा कर ले, दिग्गज मलयालम फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफर साजी एन करुण जो है, 28 अप्रैल को इनका निधन हो गया। केरल सरकार ने करुण को मलयालम सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था इनको। ठीक है, जेसी डेनियल अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो जेसी डेनियल अवार्ड है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है केरल सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केरल सरकार द्वारा जेसी डेनियल अवार्ड प्रदान किया जाता है। चर्चा कर ले, इनकी पहली फिल्म कौन थी? इनकी पहली फिल्म थी, क्या नाम था? पिरवी। पिरवी इनकी पहली फिल्म थी। 1988 में यह फिल्म आई थी और लगभग 70 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में इसको प्रदर्शित किया जा चुका है। जो पिरवी फिल्म थी, इसको आज तक लगभग 70 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह जो हुए हैं उनमें इसको प्रदर्शित किया जा चुका है। और यहीं पर बात करें, इनकी दूसरी फिल्म का नाम था स्वाहम। जो स्वाहम फिल्म थी वो 1994 में आई थी। और इसको जो कांस फिल्म समारोह होता है ना, कांस फिल्म समारोह के लिए इसको नामांकित किया गया था। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। कांस फिल्म फेस्टिवल जो था, इसमें इसको नामांकित किया गया था। और इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? साजी एन करुण। साजी एन करुण मलयाली फिल्म निर्माता है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि अक्सर फिल्मों से संबंधित जो सवाल होते हैं वो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, और निधन से संबंधित जो सवाल होते हैं वो भी पूछे जाते रहे। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। एयर चीफ मार्शल, ठीक है, एयर मार्शल देखा जाए, एयर मार्शल नर्मदेश्वर 1 मई को बनेंगे नए वायुसेना उप प्रमुख। ठीक है, वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स बन जाएंगे 1 मई को।
वायुसेना ने 1 मई को एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी के रूप में नया उप प्रमुख मिलेगा। मौजूदा उप प्रमुख एयर मार्शल एसपी धारकर जो है ये 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। जो उप प्रमुख एयर मार्शल है इनका नाम क्या है वर्तमान में? एसपी धारकर। ये 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और इनके रिटायर होने के बाद में जो नर्मदेश्वर तिवारी हैं ये नए उप प्रमुख बनेंगे भारतीय वायुसेना के। वहीं बात करें 1 मई को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमेटी के रूप में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित कमान संभालेंगे। साथ ही साथ इसी बीच देखा जाए तो जम्मू कश्मीर व लद्दाख की सीमा पर संचालन के लिए जिम्मेदार सेना के उत्तरी कमान को भी 1 मई को लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के रूप में नया कमांडर मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा है इसका संचालन का जिम्मा एक नए लेफ्टिनेंट कमांडर को मिलने वाला है। 1 मई को लेफ्टिनेंट कमांडर, क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के रूप में नया कमांडर मिल जाएगा, ठीक है, भारतीय सेना को। चलिए आगे चर्चा करें। जलवायु और ऊर्जा थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजंस की नई रिपोर्ट आपके परीक्षा के लिए बहुउपयोगी है। ये रिपोर्ट कुछ दावा कर रही है। ये रिपोर्ट क्या दावा कर रही है कि भारत हर साल 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा पैदा करे, खत्म हो जाएगी 2029 तक कोयले पर निर्भरता। अगर हर साल, अब से लेकर हर साल भारत 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा पैदा कर लेता है तो 2029 तक ही, महज 4 साल के बाद ही जो कोयले पर निर्भरता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इस रिपोर्ट का दावा है। चर्चा कर ले। 28 अप्रैल को प्रकाशित जलवायु और ऊर्जा थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजंस की नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अगर भारत हर साल 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा पैदा करता है तो वह 2029 तक तापीय यानी कि थर्मल ऊर्जा जो कोयले के आयात पर पूरी तरीके से बंद कर सकता है। थर्मल ऊर्जा के लिए जो कोयले का आयात है, ठीक है, तो कोयले पर निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये कौन सी रिपोर्ट कह रहा है? ये रिपोर्ट कह रहा है क्लाइमेट रिस्क होराइजन। क्लाइमेट रिस्क होराइजन की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। पॉइंट पर चर्चा कर ले। इससे 2025 से 2029 के बीच लगभग 5.48 लाख करोड़ रुपए यानी कि 66 अरब डॉलर रुपए की बचत भी होगी। केवल 4 साल में 66 अरब डॉलर बचा सकते हैं हम। वर्तमान में चर्चा करें तो वर्तमान में भारत की बिजली क्षेत्र की काफी हद तक कोयले के आयात पर निर्भर है। जो बिजली क्षेत्र है वो काफी हद तक कोयले के आयात पर निर्भर है। भारत ने 2023-24 में लगभग 20% या 20.6 करोड़ टन थर्मल कोयला आयात किया है। इसकी लागत देखा जाए तो करीब 1.74 लाख करोड़ यानी कि 21 अरब डॉलर रुपए रही है। ठीक, 2013 से 2023 के बीच तापीय कोयला आयात में 58% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि आयात की कीमतों में देखा जाए तो 124% की वृद्धि दर्ज की गई है। और ये रिपोर्ट कह रहा है कि ये सारा पैसा आप बचा सकते हैं अगर आप हर साल, ज्यादा नहीं, केवल 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा पैदा करना शुरू कर दें। अब देखा जाए तो अवसंरचना जब विकास विकसित होगा तभी ये संभव है। तो हमको धीरे धीरे अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए अवसंरचना विकास उसी प्रकार से करना होगा। जैसे सिंधु जल समझौता भारत ने सस्पेंड कर ही दिया है। अब लगे हाथ सस्पेंड कर दिया है तो बड़े बड़े डैम बना लिया जाए और जो जल विद्युत है, जल विद्युत का उत्पादन किया ही जा सकता है। पानी रोका जाए, पानी की दिशा बदल दी जाए। ठीक है, वैसे पानी रोकेंगे तो पानी रखेंगे कहाँ? तो इसी वजह से बांध बनाने की सख्त आवश्यकता है। चलिए, युग्म सम्मेलन, जो युग्म सम्मेलन है इसके बारे में चर्चा कर ले। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पहली बार आयोजित किया जा रहा है। चर्चा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को यानी कि आज ही के दिन दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है दोपहर में 11 बजे। युग्म अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन है जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग और नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र के लोग एक साथ आए हैं। युग्म संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संगम। जो युग्म है ना, युग्म का मतलब क्या होता है? संगम होता है। सम्मेलन में वाधवानी फाउंडेशन व सरकारी संस्थान के संयुक्त निवेश से 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा भी की गई। ठीक है, वाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था और वाधवानी फाउंडेशन जो है इसके सहयोग से तथा सरकारी संस्थानों के सहयोग से लगभग 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का घोषणा भी यहां पर की गई है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि युग्म सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? भारत मंडपम में किया गया। उद्घाटन किसने किया?
मोदी जी ने किया। कब आयोजित किया गया? ठीक है, तो 29 अप्रैल को आयोजित किया गया। किसके सहयोग से? वाधवानी फाउंडेशन तथा भारत सरकार के सहयोग से। ठीक है, वाधवानी फाउंडेशन तथा भारत सरकार के सहयोग से। यहां पर अब कुछ लोग कमेंट कर देंगे सर आपने फोटो पे लिख दिया, पेन चेंज नहीं किया। सारी चीजें लिखी हैं, मैंने बस आपको याद करने के लिए यहाँ पर एक बार लिखा है। तो आप कमेंट में ये मत लिखिएगा कि दिख नहीं रहा है, फोटो पे क्यों लिख दिया, साइड में लिखो, ब्लैंक पेज पे लिखो। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉइंट यहाँ पर लिखी हुई है ऑलरेडी, व्हाइट एंड ब्लैक पे, ब्लैक एंड व्हाइट पे। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025, चर्चा कर लें इस प्रतियोगिता के बारे में। मानुष शाह और दिया चितले की भारतीय टेबल टेनिस मिश्रित जोड़ी ने WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 का मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो जो वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर ट्यूनिस 2025 का खिताब था, मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? मानुष शाह और दिया चितले ने। यह है मानुष शाह और यह है दिया चितले, इन्होंने जीत लिया है। पॉइंट पर चर्चा कर ले। वे 2021 के बाद से किसी भी WTT कंटेंडर प्रतियोगिता में मिश्रित युगल का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी है। ठीक है, 2021 के बाद से दूसरी भारतीय जोड़ी है जिसने WTT कंटेंडर प्रतियोगिता में कोई भी खिताब जीता है। इससे पहले 2021 में मनिका बत्रा और साथियान ज्ञानशेखरन, इनकी जोड़ी ने मिश्रित युगल का खिताब जीता था। कहां पर? WTT कंटेंडर बुडापेस्ट मिश्रित युगल का खिताब जीता था। आगे हम पॉइंट पे चर्चा करें। 1 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाला WTT कंटेंडर ट्यूनिस 22 से 27 अप्रैल 2025 तक ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस के सेले ओमिनी स्पोर्ट डी रेडस में आयोजित किया गया था। यानी कि ये पॉइंट याद रखिएगा कि WTT कंटेंडर ट्यूनिस का आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन 22 से 27 अप्रैल 2025 के बीच में कहां किया गया और कहां पर? ट्यूनिशिया में किया गया। आपको यह बताना है कि जो ट्यूनिशिया है ये किस महाद्वीप में पड़ता है, किस महाद्वीप में पड़ता है ट्यूनिशिया, ये आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है। ब्राजील 2027 में 10वें फीफा महिला विश्व कप की करेगी मेजबानी। ठीक है, यहां पर ब्राजील के द्वारा मेजबानी की जाएगी जो 10वां फीफा महिला विश्व कप है उसका। चर्चा कर ले पॉइंट की। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित फीफा कांग्रेस में ब्राजील को फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण जो 2027 में होगा इसके लिए मेजबान चुना गया है। ठीक है, ब्राजील को मेजबान चुना गया है और मेजबान से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में आते ही आते हैं, खासकर BPSC में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, और ये जब 2027 में इवेंट होगा उस टाइम UP PCS में भी पूछा जाएगा। तो ये आने वाला जो इवेंट होते हैं, जो आगामी आयोजन है स्पोर्ट्स रिलेटेड, वहां से सवाल आपकी परीक्षा में अक्सर आते रहे हैं। आप PYQ उठा के देखेंगे, आप PYQ एनालाइज करिए। करंट अफेयर के भी जो PYQ होते हैं ना, आप करंट अफेयर जब PYQ एनालाइज करते हैं तो करंट अफेयर का छोड़ देते हैं सेक्शन, छोड़ो इसको क्या पूछ रहा है, नहीं छोड़ना नहीं है। आप देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से फोन कॉल्स आते रहते हैं कि सर क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा बता दीजिए कि लगे कि हाँ सब इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, मूल क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर पूछ रहा है तो किस तरीके से करंट अफेयर पूछ रहा है, और जब आप 10 पेपर उठा के एक साथ रख लेंगे, जैसे सम्मेलन, आप एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सम्मेलन होते हैं ना, सम्मेलन से संबंधित सवाल अगर कोई है तो वो कैसे पूछ रहा है? कोई एग्रीमेंट हो गया, अब वो एग्रीमेंट कोई किसी से एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब ट्यूनिशिया का एग्रीमेंट मोरक्को से हो रहा है या मिस्र का एग्रीमेंट कोई है वो स्पेन से हो रहा है, तो ऐसा नहीं पूछेगा। आपको कुछ चीजें दिमाग में अपने बिठा लेनी, जैसे क्वाड, क्वाड आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, G20 आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बिम्स्टेक आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि हम लोग सार्क पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बिम्स्टेक और क्वाड, G20 इनको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इनके जो कंट्रीज है ना, और खासकर बिम्स्टेक के और क्वाड के, इनके साथ हमारा कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी पैक्ट साइन होता है, या कोई ऐसा इवेंट होता है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो वही इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी भी देश के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है वो आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना उसकी सिर्फ 10% है। 90% चांस है
कि जो क्वाड या बिम्स्टेक देश, जो क्वाड में या बिम्स्टेक देश में या G20 कंट्रीज में शामिल है, और G20 कंट्रीज में भी जिनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उनका, ठीक है। तो इन सब कंट्रीज पे आपको फोकस करना होता है, इनके साथ आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई बैठक हो रही है, कोई सम्मेलन हो रहा है, तो ये सब आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप एनालाइज करेंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखे रहेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखा करिए, छोड़ा मत करिए, स्किप मत किया करिए कि हम तो स्टैटिक जीके देख लेते हैं, बाकी करंट अफेयर छोड़ देते हैं, करंट अफेयर पढ़ेंगे। जब आप पढ़ने के लिए छोड़ देते तो फिर वो छूट जाता है, फिर आप परेशान रहते हैं कि सर करंट अफेयर नहीं तैयार है, करंट अफेयर नहीं तैयार है। और न तैयार होने का मेन रीजन भी यही है कि आप करंट अफेयर को, जब आप पीवाईक्यू देखते हैं तो करंट अफेयर को स्किप कर देते हैं। स्किप मत किया करिए, कम से कम आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे तो ये तो देखिए उसका प्रारूप क्या है, वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है। जब आप पीवाईक्यू देखे रहेंगे तो आपको पढ़ते टाइम याद आएगा कि हाँ ये हमको पढ़ना चाहिए, हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, यह पहली बार है जब कोई दक्षिण अमेरिकी देश फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा, यानी कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है। अब तक 9 बार आयोजित किए जा चुके हैं, और 10वीं बार जो आयोजित करेगा, कौन आयोजित करेगा? ब्राजील आयोजित करेगा। और ये 10वीं बार देखा जाए तो पहली बार है कि कोई दक्षिण अमेरिका का कोई देश महिला विश्व कप आयोजित करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से 2023 में फीफा महिला विश्व कप के 9वें संस्करण की मेजबानी की थी, जिसमें स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, जो 9वां संस्करण था इसमें विजेता कौन था? स्पेन था। और किसको पराजित किया था? इंग्लैंड को पराजित किया था। फुटबॉल की महाशक्ति ब्राजील ने इससे पहले 1950 और 1950 और 2014 में फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी की थी। ये जरूर याद रखिएगा कि अब तक 2 बार ब्राजील ने मेजबानी की है जो पुरुष फीफा विश्व कप होता है। कब कब? 2014 में किया है और 1950 में किया था। ठीक है, और जो ये 10वीं बार आयोजित किया जाएगा महिला विश्व कप, इसकी मेजबानी करने जा रहा है। चलिए आगे देखें। भारत ने 83 स्वर्ण पदक के साथ दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप जीत ली है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था योगासन चैंपियनशिप के बारे में। दूसरी बार जो योगासन चैंपियनशिप आयोजन किया गया, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूं, इवेंट के बारे में। अब यहां पर देखा जाए योगासन चैंपियनशिप, इससे संबंधित जो पॉइंट है, पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 पदक जीते हैं। ठीक है, अब इन 87 पदक में देखा जाए तो 83 तो केवल गोल्ड है, उसके बाद 3 रजत है और 1 कांस्य पदक है। ठीक है, और प्रथम स्थान अर्जित किया है भारत ने। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इसके बाद किसका स्थान आता है? जापान का स्थान आता है, दूसरा है। मंगोलिया का स्थान तीसरा है। ठीक है, मंगोलिया तीसरे स्थान पर है, जापान दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर भारत है। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप जो हुई थी, ये 25 से 27 अप्रैल तक केडी जाधव एरिना, इंदिरा गांधी खेल परिसर, मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा कहां पर इसका आयोजन हुआ था? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। कहां पर? नई दिल्ली। मैंने मुंबई शायद बोल दिया, नई दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे देखें। पहली एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। पहली बार कहां पर आयोजन किया गया था? बैंकॉक थाईलैंड में। जो एशियन योगासन स्पोर्ट्स हुआ था, इसका आयोजन किया गया था। और ये सेकंड टाइम है, दूसरा संस्करण है, सेकंड एडिशन है, जिसका आयोजन कहां पर किया गया था? भारत में किया गया था। ठीक है, और भारत ने देखा जाए तो इसमें जो पदक तालिका है, कौन सा स्थान हासिल किया? प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, कुल कितने पदक? 87 पदक, जिसमें 83 स्वर्ण पदक है। चलिए आगे देखें। भारत का पहला एआई मॉडल बनाएगी सर्वम एआई। जो सर्वम एआई है, इसके द्वारा बनाया जाएगा पहला एआई मॉडल। जैसे आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं, चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी कौन है? कौन सी कंपनी ने चैट जीपीटी का विकास किया है? तो ओपन एआई ने किया है। जैसे जेमिनाई है, अब जेमिनाई का विकास किसके द्वारा किया गया है? जेमिनाई का विकास गूगल के द्वारा किया गया है। सेम उसी प्रकार से भारत जो अपना एआई मॉडल विकसित करेगा, उसका नाम उस टाइम पे हम क्या रखते हैं, ये अलग बात है। जब नाम रखा जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। कौन सी कंपनी विकसित करेगी, यहां पर देखा जाए तो एआई मॉडल का विकास किया जाएगा सर्वम एआई के द्वारा। जैसे ओपन एआई था, उसी प्रकार से सर्वम एआई है। चर्चा कर ले। भारत के एआई सपनों को नई उड़ान देने वाली एक बड़ी पहल के तहत सरकार ने शनिवार को, देखा जाए तो सर्वम एआई नाम की एक कंपनी को देश का पहला स्वदेशी एआई फाउंडेशनल मॉडल विकसित करने के लिए चुना है। यह कंपनी देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम विकसित करने के लिए योजना बना रही है। यह एआई मॉडल भारतीय भाषाओं को समझने, तर्क करने, भारत की विशाल जनसंख्या के लिए विशेष रूप से अनुकूलित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। यहां पर चर्चा करें, जुलाई 2023 में विवेक राघवन और प्रतीक कुमार द्वारा, किसके द्वारा? विवेक राघवन और प्रतीक कुमार। ये नाम याद रख लीजिए, आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। भारत का
चैट जीपीटी किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? चैट जीपीटी तो समझिए जैसे ओपन एआई ने विकसित किया चैट जीपीटी, अब नाम उसका क्या होगा वो तो भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन सर्वम एआई जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे आप सैम ऑल्टमैन का नाम याद रखते हैं, ग्रोक के लिए आप नाम याद रखते हैं एलन मस्क का, उसी प्रकार से जो सर्वम एआई है, सर्वम एआई के लिए आप नाम याद रखिएगा विवेक राघवन और प्रतीक कुमार का। ठीक है, इनके द्वारा ही कंपनी सर्वम जनरेटिव एआई पर काम कर रही है। ठीक है, इससे पहले ये जो दोनों विवेक राघवन है और प्रतीक कुमार है, ये आईटी कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकर्णी के समर्थन में एआई फॉर भारत प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। ठीक है, पहले ये एआई फॉर भारत प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे और अब ये देखा जाए तो इन्होंने 2023 में सर्वम जनरेटिव एआई पर काम करना शुरू किया और इन्हीं की कंपनी है विवेक राघवन की और प्रतीक कुमार की सर्वम एआई। अब इसी के द्वारा भारत का पहला एआई मॉडल विकसित किया जाएगा। चलिए, केनिया के नेगेटिच ने तोड़ा 10 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड। केनिया की लंबी दूरी की धाविका है, क्या नाम है इनका? एग्नेस नेगेटिच। इन्होंने 26 अप्रैल को 10 किलोमीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए इतिहास रच दिया है। यह केवल महिला दौड़ में 30 मिनट से कम समय में यह दूरी तय करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की जो दूरी है, दौड़ है, उस दौड़ को 30 मिनट से भी कम समय में इन्होंने तोड़ा है। कहाँ की है ये खिलाड़ी? ये केनिया की खिलाड़ी है, ये याद रखिएगा। कहाँ की खिलाड़ी है? केनिया की खिलाड़ी है। विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, इस वजह से इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। 24 वर्षीय नेगटिच ने 29 मिनट 27 सेकंड के समय में निकाला है, जिससे उन्होंने दिवंगत एग्नेस जैबेट तिरोप के द्वारा 2021 में बनाए गए 30 मिनट 1 सेकंड के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम पर था? 10 किलोमीटर में जो दौड़ थी वो रिकॉर्ड था एग्नेस जैबेट तिरोप के नाम। ठीक है, और अब किसके नाम पर हो गया है? अब ये नाम हो गया है, केनिया की खिलाड़ी है, नाम क्या है? एग्नेस नेगेटिच। ठीक है, इन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ मात्र 29 मिनट 27 सेकंड में पूरा कर दिया है। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश का पहला एलईडी गांव बना हसुड़ी औसनपुर। जो हसुड़ी औसनपुर है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण चर्चा करें। हसुड़ी औसनपुर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक में स्थित है। कहां पर अवस्थित है? सबसे पहले तो यही जान लो, ये उत्तर प्रदेश का पहला एलईडी गांव जो है, उत्तर प्रदेश का पहला एलईडी गांव जो है, ये कहां पर, किस जिले में अवस्थित है? ये सिद्धार्थनगर जिले में अवस्थित है। ठीक है, गांव में देखा जाए तो 1116 एलईडी बल्बों का वितरण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली की खपत में देखा जाए तो 54.06 किलोवाट की कमी आई। एलईडी बल्ब सामान्य बल्बों की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, जिससे बिजली की खपत में भारी कमी आती है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये उत्तर प्रदेश का पहला एलईडी गांव कौन सा बना है, उसका नाम याद रखिएगा, हसुड़ी औसनपुर गांव है। कहां पर अवस्थित है? ये सिद्धार्थनगर जिले में अवस्थित है और सिद्धार्थनगर जिले का भनवापुर ब्लॉक है, इसी भनवापुर ब्लॉक में अवस्थित है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो दैनिक भास्कर की खबर है और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस पोस्ट को शेयर किया गया था ट्विटर पर। ठीक है, यूपी का पहला एलईडी गांव बना हसुड़ी औसनपुर, तो इस वजह से आपके परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब आज के करंट अफेयर पे तो हमने चर्चा कर ली, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो पहला प्रश्न है क्या है? इंटरनेशनल डांस डे की शुरुआत किस संगठन ने की? यूनेस्को ने की है, वर्ल्ड डांस काउंसिल ने की है, इंटरनेशनल डांस काउंसिल ने की है, यानी कि सीआईडीस। आगे देखें, यूएनजीए के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने वैभव से पहले T20 में सबसे कम उम्र में शतक लगाया था? पृथ्वी शॉ ने लगाया था, विजय जोल ने लगाया था, रिंकू सिंह ने लगाया था या शुभमन गिल ने लगाया था? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, साजी करुण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है ए, साजी करुण की पहली फिल्म पिरवी थी, उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, उन्हें 1994 में ऑस्कर जीता था उन्होंने, वे तमिल सिनेमा से जुड़े हुए थे। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि भारत हर साल 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करता है तो संभावित प्रभाव क्या होगा? संभावित प्रभाव क्या होगा ये आपको बताना है।
बिजली की दर दुगनी हो जाएगी। बी कह रहा है 2029 तक कोयला आयात समाप्त किया जा सकेगा। सी कह रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ेगा। डी कह रहा है भारत को कोयला निर्यात करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन है, चारों में उत्तर दीजिए कौन सा सही है। पांचवा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन चुनना है। वर्ष 2025 का WTT ट्यूनिस मिश्रित युगल भारत ने जीत लिया है। यह प्रतियोगिता जापान में आयोजित की गई थी। इससे पहले 2021 में भारत ने यह खिताब जीता था। ऑप्शन डी कह रहा है प्रतियोगिता में $1,00,000 की इनामी राशि है। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत ने एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? 87 पदक जीते, 70 पदक जीते, 83 पदक जीते या 92 पदक जीते? और अंतिम प्रश्न है एग्नेस नेगेटिच ने 10 किलोमीटर दौड़ में नया विश्व कीर्तिमान किस समय में पूरा किया है? 30 मिनट 27 सेकंड, 29 मिनट 27 सेकंड, 29 मिनट 1 सेकंड, 30 मिनट 1 सेकंड। बताइए। यहां पर आपसे मैंने आज पूछा 4 सवाल, सॉरी 7 सवाल। इन 7 सवालों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही साथ मैंने बीच में भी एक सवाल पूछा था ट्यूनीशिया के बारे में कि किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप साझा कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। वीडियोस को लाइक भी किया करिए जिससे हमको भी पता चले कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और अप्रैल महीना खत्म हो रहा है, अप्रैल महीना जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 1 या 2 मई तक संभावित रूप से प्रयास रहेगा कि 1-2 मई को आपको जो कंप्लीट पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। और 2 मई तक आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, उसको आप जाके अटेंड कर सकते हैं। अभी आप डेली टेस्ट अटेंड कर रहे होंगे। कंप्लीट टेस्ट जो फुल लेंथ का है वो फुल लेंथ टेस्ट 2 तारीख तक अपलोड हो जाएगा, उसको आप जाके अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।